यदि नील रतन पटेल को अपना विधायक बनाकर आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजेंगे तो आपकी समस्याओं को प्रभावी आवाज देने का काम विधानसभा में कोई करेगा तो आपका नील रतन पटेल करेगा। प्रश्न यह नहीं खड़ा होता कौन किस पार्टी का है, क्या है। भारतीय जनता पार्टी हो, अपना दल हो, निषाद पार्टी हो, हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर नहीं बल्कि दिल से दिल मिलाकर चुनाव लड़े। और इनका चुनाव चिन्ह तो वैसे भी कमल का फूल है। और आज मैं आपसे कहने आया हूं, जिस एनडीए की सरकार आपने 2014 में केंद्र में बनाई थी, उस समय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का मैं ही। मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। प्रचंड समर्थन इस देश की जनता का प्राप्त हुआ। उस समय भी अपना दल और हम सब सारे लोग मिलकर चुनाव लड़े और 2019 में भी हम लोग मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन इस बात की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं, 2014 के घोषणा पत्र में जो कुछ भी हम लोगों ने कहा था और 2019 के घोषणा पत्र में जो कुछ भी हम लोगों ने कहा था, 2017 के उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहा था, बहनों भाइयों, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, जो कुछ भी कहा था उसका अक्षरशः हम लोगों ने पालन किया है, उसका अक्षरशः हम लोगों ने क्रियान्वयन किया है। आजाद भारत के इतिहास में नेताओं ने आश्वासन बहुत दिए, शायद आंशिक रूप से भी अपने आश्वासनों को और वादों को पूरा कर दिया होता तो वर्षों पहले हमारा यह भारत दुनिया का धनवान देश बन गया होता, दुनिया का ताकतवर देश बन गया। नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला गया। और भारत की राजनीति में जो है विश्वास का संकट पैदा हुआ, उसे किसी ने यदि चुनौती के रूप में स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार ने बहनों भाइयों से चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हम लोग जो कहेंगे, हम लोगों की पार्टी जो कहेगी बहनों भाई, उसे किसी भी सूरत में पूरा करेंगे। हम आपके भरोसे को किसी भी सूरत में टूटने नहीं देंगे। मैं आपको याद दिलाता हूं, बहुत पहले हम लोग 1951 में हमारी पार्टी जनसंघ बनी, उस समय हम लोग कहते हैं जम्मू कश्मीर जिसे धारा 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है, यानी जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के किसी राज्य में जाकर मकान बना सकते थे, रोजगार कर सकते थे, नौकरी कर सकते थे, कुछ कर सकते थे। लेकिन भारत के लोग जम्मू कश्मीर में जाकर न तो मकान बना सकते थे, न जमीन खरीद सकते थे, न नौकरी कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों ने कहा यह नहीं चलेगा, जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होना चाहिए जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा। और वो कहा था 51 में, 51 में, 71 साल पहले, जब भी हमको संसद में बहुमत मिलेगा, डंके की चोट पर हम इस धारा 370 को जम्मू कश्मीर की समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा। और बहनों भाइयों, सरकार बनी, संसद में आप लोगों ने हम लोगों को बहुमत दिया, चुटकी बजाकर हम लोगों ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। कहा था हम लोगों ने 1984 आएंगे, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहे। लोग ये कहते थे ये कैसे संभव है। 84 के बाद भी जो चुनाव हुए, हर चुनाव के घोषणा पत्र में हम लोग यह बात कहते रहे। लोग कहते थे ये भाजपा वाले केवल जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, यह मंदिर कैसे बना देंगे। लेकिन आपने देखा कि बहनों भाइयों, आज अयोध्या की धरती पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। सारी दुनिया यह देख रही है। जो कहा था वह किया, जो कहा था वह किया। आज हमारे नील रतन जी
अपना दल के प्रत्याशी हैं, लेकिन चुनाव चिन्ह कमल के फूल से लड़ रहे हैं। बहुत ही बुद्धिमानी का काम इन्होंने किया। और जानते हैं क्या बुद्धिमानी का काम किया? मैं बतलाता हूं। बहुत पहले जब हम लोग सभाओं को संबोधित करते थे तो जनता से कहते थे, देखो भाई समझ लेना, लक्ष्मी जी आपके घर में आती हैं तो हाथी पर बैठकर कभी भी लक्ष्मी जी आपके घर में नहीं आती। लक्ष्मी जी आपके घर आती हैं तो साइकिल चलाते हुए लक्ष्मी जी घर में नहीं आती। और हम लोगों ने यह भी कहा था उस समय, और मैं तो सभी सभाओं में लगभग इस बात को बोलता था कि लक्ष्मी जी जब घर पर आती हैं तो हाथ हिलाते हुए हेलो हाय बोलते हुए लक्ष्मी जी घर में नहीं आती। लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो कमल के फूल पर ही बैठकर लक्ष्मी जी घर में आती हैं। बहुत हल्के फुल्के अंदाज में यह बात हम लोग उस समय बोला करते थे। लोग कहते थे, अरे साहब ऐसे ही बोलते रहते हैं, लोगों को केवल हंसाने के लिए लोग। लेकिन बहनों भाइयों, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान के अधिकांश जनता के घरों में लक्ष्मी जी का प्रवेश यदि हो रहा है तो इस कमल के फूल के कारण ही यह प्रवेश हो रहा है। अब जैसे आप सब यहां पर बैठे हैं, जो लोग खड़े हैं, बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कहता हूं, जरूर कुछ लोग यहां पर बैठे होंगे जिनको कि पक्का मकान मिला होगा, है कि नहीं? कुछ लोग हैं यहां पर, कुछ लोग हैं, मैं सबके लिए नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात। यह हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सरकार बनेगी तो इस हिंदुस्तान में हम ऐसे हालात पैदा करेंगे, एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए। और यकीन रखना, आपको यह विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, बहनों भाइयों, एक परिवार भी हिंदुस्तान के अंदर शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो। माताएं बहनें गरीब परिवारों की लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर, धुएं में आंखों से पानी चलता रहता था, वो खाना बनाती थी। क्या उनके दर्द को कभी किसी ने समझा? फेफड़े में धुआं जाता था, कम आयु में भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसती थी। क्या किसी ने सोचा? पहली बार यदि किसी ने सोचा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा, इसी कमल के फूल वाले ने सोचा। आज यदि एलपीजी गैस सिलेंडर अधिकांश घरों, क्या लगभग सभी गरीब परिवारों के पास पहुंच चुका है। और आज मैं आपको यह भी कहकर जा रहा हूं, यहां सरकार बनाइए, यहां सरकार बनाइए। सरकार बनने के साथ हर होली को एक मुफ्त गैस सिलेंडर, हर दिवाली को एक मुफ्त गैस सिलेंडर लोगों को मुहैया कराए। यहां पर आप सब बैठे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत। मैं दावे के साथ कहता हूं, जितने भी किसान परिवार यहां पर बैठे हैं, सबके घरों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपया पहुंच रहा हो। पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? लोग यकीन नहीं करते। और मैं यह भी कहता हूं, कोरोना की महामारी से जब यह सारी दुनिया उस दौर से गुजर रही थी, भारत भी गुजर रहा था। लॉकडाउन के कारण सारे कामकाज बंद हो गए, लोग घरों को पैदल वापस आ गए। उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, कामकाज तो बंद हो गया, क्या होगा गरीबों का, कैसे इनका पेट भरेगा? तुरंत फैसला किया। हम लोगों की मीटिंग थी, उस मीटिंग में फैसला किया प्रधानमंत्री ने, जब तक यह कोरोना का संकट समाप्त नहीं होता, जब तक सारे कामकाज फिर से शुरू नहीं हो जाते, लोगों को रोजगार नहीं मिल जाता, तब तक हर परिवार को महीने में 2 बार मुफ्त राशन मुहैया कराया जाएगा। और बहनों भाइयों, हर परिवार को मुफ्त राशन मुहैया कराने का काम हम लोग कर रहे हैं। और ईमानदारी से यदि आप बताएंगे तो मैं कह सकता हूं, आप सारा मुफ्त राशन खाते नहीं हैं, उसमें से कुछ लोग जरूर बेच देते हो। यह है अंदर की बात में, ये सही बात है कि नहीं?
ये काम भी करते हैं। क्या कभी आपने कल्पना किया? और एक संकल्प, ज्यादा से ज्यादा साल से 1.5 साल अधिकतम लगा, काम शुरू हो गया। हिंदुस्तान का एक भी घर शेष नहीं बचेगा जिस घर में नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से जल न उपलब्ध हो जाए, ऐसा एक घर भी इसे हिंदुस्तान में नहीं बचेगा। कल्पना करिए, गरीबों की वेदना को किसने समझा? माताएं बहनें कुएं से घड़े पर घड़ा भरकर लेकर घरों में पानी वापस लौटती थी। जलाशय यदि कोई होता था तो वहां से पानी लेकर घड़े पर घड़ा रखकर वापस लौटती थी। इस संकट से भी गरीब भाइयों को निजात मिलना चाहिए। इस मामले में भी सबसे पहले किसी ने की तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। क्या यह सच नहीं है? मकान मिल गया, गैस सिलेंडर मिल गया, 6,000 रुपया घर में आ रहा है, नल पहुंच रहा है, जल आएगा, मुफ्त राशन मिल रहा। इसी को तो कहते हैं लक्ष्मी का आना, इसी को तो कहते हैं लक्ष्मी का आना कि लक्ष्मी जी ऐसे खड़े होकर चली आती है। तो जो हम लोगों ने हल्के तरीके से भी कहा उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो घोषणा पत्र हम लोगों ने जारी किया है उसकी जानकारी शायद आपको लोगों ने यहां पर दिया होगा। उस बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, 2-4 बातें बाद में आपके सामने मैं जरूर रखना चाहता हूं। और बहनों भाइयों, सबसे बड़ी चीज क्या है? हम लोग राजनीति क्यों करते हैं? पहले तो मैं साफ कर दूं, हम लोगों की पार्टी एनडीए यह राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करती है। हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। हम केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते। मैं भारत का गृह मंत्री था, मुझे घटना याद आ जाती। पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी जिसकी चर्चा लीलू जी कर रहे थे, कश्मीर की धरती पर आ गए भारत के अंदर, और उन्होंने हमारे अर्धसैनिक बल के कुछ जवानों के ऊपर कायराना हमला कर। बड़ी संख्या में हमारे बहादुर अर्धसैनिक बल के जवान उस समय शहीद हुए। बहनों भाइयों, उन शहीदों को कंधा देने के लिए मैं स्वयं कश्मीर गया था और गृह मंत्री के रूप में जब उन शहीद जवानों को मैं कंधा दे रहा था, आज भी यदि मुझे याद आता है उसकी पीड़ा मुझे सालती है। शाम को प्रधानमंत्री जी के साथ हम 2-3-4 लोग बैठे। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री ने देर नहीं लगाई, 10 मिनट में फैसला कर दिया। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे भारत के बहादुर सेना के जवान पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में उन्होंने कामयाबी हासिल। सारी दुनिया को यह संदेश चला गया, सारी दुनिया को यह संदेश चला गया, भारत यह कमजोर भारत नहीं है, भारत यह ताकतवर भारत है। वह दिन लद गए। भारत का इतिहास रहा है कि भारत ने न तो दुनिया के किसी देश पर कभी कब्जा किया है और न तो भारत ने दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है, न तो किसी पर आक्रमण किया। यह भारत का चरित्र रहा। लेकिन इस बार हम लोगों ने साफ संदेश सारी दुनिया को दे दिया, यदि भारत की तरफ को आंख उठाकर देखने की जरूरत करेगा तो उसे हम बाउंड्री के इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत हुई तो बाउंड्री के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर था। बहनों भाइयों, भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में लद्दाख में संघर्ष हुआ। क्या क्या बातें कांग्रेस के सपा और बसपा के लोगों के द्वारा की जा रही है। हमारे देश के बहादुर सेना के जवानों शौर्य, पराक्रम और साहस और सवालिया निशान लगाने की कोशिश की जा रही है।
संसद में खड़े होकर राहुल गांधी ने कहा, गलवान घाटी में, लद्दाख में भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच जो संघर्ष हुआ था, उसमें चीन के जवान बहुत कम मारे, 3-4 मारे, भारत के बहुत सारे सेना के जवान मारे। मेरे भाइयों, देश का रक्षा मंत्री होते हुए भी कभी मैंने अपना मुंह नहीं खोला और मैं आगे खोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि प्रधानमंत्री बोले, रक्षा मंत्री बोले, उसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हुआ था। बहुत सारे देशों के साथ हम लोगों के कूटनीतिक ऐसे रिश्ते होते, मुंह नहीं खोला, उन्होंने ऐसा कह दिया। लेकिन ईश्वर, या देर हो सकती है बहनों भाइयों, अंधेर नहीं हो सकती। उनके बोलने के एक दिन आगे पीछे ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने लिखा, छानबीन करने के बाद उसने लिखा कि पूरी छानबीन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि लद्दाख में, गलवान घाटी में भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच जो संघर्ष हुआ था, उसमें चीन के 38 से लेकर 50 सेना के जवान मारे गए। बहनों भाइयों, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने कहा। क्या हो गया है जब देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा खतरे में हो, तो बहनों भाइयों, सारे देश के, सारी राजनीतिक पार्टियों को अपने सारे राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर उसका सामना करने के लिए खड़ा होना चाहिए। क्या किया है? सारी राजनीतिक पार्टियों के चरित्र को आप अच्छी तरह जानते हैं। एक नहीं, ऐसी कई घटनाएं हैं जिनकी मैं चर्चा कर सकता हूं। ये समाजवादी पार्टी क्या रखा? एक बार बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, क्या हालत हुई? डंके की चोट पर कहते थे, हर जाति का वोट मिला लीजिए तो हम जीत जाएं। बहनों भाइयों, ये भारत है। हम जाति, पंथ और मजहब और धर्म के आधार पर देश को बांटकर राजनीति नहीं करना चाहते। समाज के सभी वर्गों को हम साथ लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि हमको देश बनाना, समाज बनाना। क्या कर रहे हैं? सोशल इक्वेशन बनाते हैं। कहने को समाजवादी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, समाजवाद का इनसे कोई लेना देना, समाजवाद इन्हें छू तक नहीं है। समाजवादी वह होता है बहनों भाइयों, जो जनता को भय और भूख दोनों से निजात दिलाए, वही समाजवादी होता है। और सच्चे अर्थों में समाजवादी कोई है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, हम लोगों की सरकार है समाजवादी। हम समाजवादी भी, हम राष्ट्रवादी भी। क्या कारण है? जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, माफियाओं का बोलबाला हो जाता है, और यह हैसियत बन जाती है, ये गुंडे बदमाश और माफिया जिस अधिकारी का चाहे उस अधिकारी का ट्रांसफर करा दे, अधिकारियों को सरेआम बेइज्जत कर दे, सरकार खड़ी रहती है उन्हीं के साथ। ऐसी समाजवादी पार्टी की सरकार। क्या ऐसा अराजक माहौल बनाने वाले लोगों के पक्ष में आपका वोट जाना चाहिए? इसलिए मैं कहने आया हूं बहन भाई। लेकिन आज गुंडे बदमाश जेल के बाहर रहना पसंद नहीं करते, बल्कि सोचते हैं कि जब तक यहां पर योगी, यहां पर मुख्यमंत्री हैं, चलो भैया हम जेल में ही अपना समय गुजार ले। अब पता नहीं यहां बुलडोजर आया था कि नहीं आया था, मुझे नहीं मालूम। आया था। सारे माफियाओं के आलीशान महल जो बने थे बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं। और सुन लेना मेरी बात, बुलडोजर से जो माफियाओं के मकान गिराए जा रहे हैं, वहां किसी पूंजीपति का महल नहीं बनेगा, उस स्थान पर बनेगा तो गरीबों का घर बनाया जाएगा। बहनों भाइयों, गरीबों का घर बनाया जाएगा। कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर जो हम लोगों को कामयाबी हासिल हुई है, उसकी सर्वत्र चर्चा हो रही है।
यदि हम अपने राज्य का विकास करना चाहते हैं तो बहनों भाइयों, विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। और कानून और व्यवस्था यदि चुस्त दुरुस्त नहीं है तो किसी भी सूरत में विकास नहीं होता। विकास के मामले में क्या क्या काम किया, मैं यदि सारी चीजों की चर्चा करूंगा लंबा समय लगेगा। अब हर उत्तर प्रदेश के हर जिले में हेडक्वार्टर पर एक मेडिकल कॉलेज होगा बहनों भाइयों। कल्पना करिए, हर जिले के हेडक्वार्टर मुख्यालय पर एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा। क्या कभी सोचा था? यह हो रहा है। 10 से ज्यादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बन गई, 10 से ज्यादा, 70-75 से ज्यादा यहां पर डिग्री कॉलेजेस, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस बन गए। तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय पक्की सड़कों से जोड़ दिए। कितने कामों की चर्चा। विकास के बहुत सारे काम हुए हैं पहले। और यदि मैं लंबा समय न लेकर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हर राज्य का, हर देश का जो अर्थव्यवस्था होता है, यानी जो धन दौलत होती है, उस धन दौलत की एक साइज होती है, आकार होता है। भैया कितना लाख करोड़ है, कितना हजार करोड़ है, क्या है, सब मिला जुलाकर आंका जाता है कि अर्थव्यवस्था का आकार क्या है। देश का भी आकलन होता है, दुनिया के हर देश का आकलन होता है, राज्यों का भी आकलन होता है। मैं आपको बतलाता हूं, इसको आप पता लगा लें। जिस समय हमारी सरकार यहां बनी थी, योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय उत्तर प्रदेश में पूरी अर्थव्यवस्था का आकार यानी धन दौलत जिसको कहने से मिला वह 11 लाख करोड़। आपको आश्चर्य होगा, इतना तेजी से विकास हुआ है कि वह अर्थव्यवस्था का आकार जो 11 लाख करोड़ के था बहनों भाइयों, वह 5 वर्षों में बढ़कर आज 21 लाख करोड़ रुपया हो गया है। 21 लाख करोड़। मैं समझता हूं कि इतना ही आप सबके लिए पर्याप्त। आगे हमारी सरकार बनने पर क्या क्या चीजें होंगी, मैं उसके बारे में आपको बतलाना चाहता हूं। मेरे बहनों भाइयों, हमारी सरकार यदि बनती है तो जो दिव्यांग हैं और हमारे वरिष्ठ नागरिक यानी 60 साल के ऊपर, उनको शायद 500 या 1000 की पेंशन मिलती रही है, अब उनको 1500 की पेंशन मिलेगी। 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। किसानों के लिए सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली दी जाएगी। एक भी पैसा बिजली का नहीं दिया जाएगा जो सिंचाई के लिए दी जाएगी। और कॉलेज की जो छात्राएं होंगी उनके लिए स्कूटी दी जाएगी। हाँ, लेकिन लड़कों को नहीं मिलेगी, छात्राओं को मिलेगी। और गरीब परिवार की बेटी की सामूहिक जो शादी होगी उसमें 1 लाख रुपए की मदद की जाएगी। पहले 50,000 था, अब 1 लाख की जाएगी। विधवा पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपया प्रति माह कर दिया जाए। मंजूर है? और ध्यान से सुनना, 60 साल के ऊपर की जितने भी हमारी महिलाएं हैं उनको मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। यह है हम लोगों के एनडीए का फैसला। ऐसे कई महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार ने उठाए। और नौजवानों के लिए मैं बतलाना चाहता हूं, यदि आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, आप डिप्टी एसपी बनना चाहते हो, एसपी, कलेक्टर, कोचिंग यदि आप लेना चाहते हो तो मुफ्त में कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुफ्त में कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और जितने भी गरीब बेघर हैं, जिनके पास घर है ही नहीं, उनको पक्का मकान और आवासीय पट्टे भी मुहैया कराए जाएंगे। और एक अन्नपूर्णा कैंटीन भी खोली जाएगी। अन्नपूर्णा कैंटीन, आप बहुत कम दर पर आपको भोजन मिल जाएगा। अब आप यदि घर वाली से कभी नाराज हो जाना तो आप अन्नपूर्णा कैंटीन जाके भोजन कर देना। मैंने हर प्रकार का, नहीं तो आप लोग नाराज हो जाते थे तो घर वाली की चिंता होती थी, बाहर हैं खाएंगे क्या। अब वो अभी निश्चिंत रहेगी, कभी कहीं नहीं मिलेगा, कम से कम अन्नपूर्णा कैंटीन में सस्ता भोजन मिल जाएगा, खा लेंगे। यह सब सारी सुविधाएं मुहैया करा।
और मैं तो यह भी कहना चाहता हूं बहनों भाइयों कि लोग कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार चाहिए। केंद्र में मोदी जी की है, राज्य में योगी जी की है, डबल इंजन की सरकार। मैं तो कहता हूं कि सचमुच यदि आप यहां हमारी सरकार बनाते हैं तो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार नहीं होगी बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। मोदी जी का विजन, योगी जी का मिशन और जनता का पार्टिसिपेशन, ट्रिपल इंजन। यदि हम किसी प्रदेश का अथवा देश का विकास करना चाहते हैं तो मेरे बहनों भाइयों हम उसमें जनता की भी भागीदारी चाहते हैं। जनता की ताकत से बढ़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था में और कोई दूसरी ताकत नहीं हुआ करती, सबसे बड़ी ताकत। इसीलिए मैंने कहा सरकार हमारी डबल इंजन की नहीं होगी बल्कि ट्रिपल इंजन की होगी, जिसमें कि मोदी जी का विजन, योगी जी का मिशन और जनता का पार्टिसिपेशन यह होगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से महंगाई की बात करते हैं, आप लोग भी कहते होंगे महंगाई। मेरे भाइयों कोरोना का संकट इतना बड़ा था, इतना बड़ा कोरोना का संकट था, काम धाम सारे देश के ठप हो गए, सारी दुनिया के काम धाम ठप हो गए। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने उसे नियंत्रित किया, बहनों भाइयों आपको मालूम नहीं होगा कि इसकी सराहना भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में हो रही है आपके प्रधानमंत्री की सराहना। और पता लगा लेना, दुनिया में पढ़े लिखे लोग वेबसाइट पे चले जाएंगे, देख लेंगे, देख लेना आप। अमेरिका जो दुनिया का सबसे धनवान देश माना जाता है आज भी कोरोना के संकट से जूझ रहा है, लेकिन भारत में काफी हद तक काबू पाने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल। टीका वैक्सीन हमारे यहां बनता नहीं और आज डंके की चोट पर आप कह सकते हो हम टीका भारत की धरती पर बनाते हैं और भारतीयों के हाथ से बनाते हैं और दुनिया के दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। यह है भारत की ताकत, यह है भारत की ताकत। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं बहनों भाइयों कि आप सभी का समर्थन हमारे भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी या मिलाकर जो एनडीए उसको होना चाहिए और हमारे नीलू जी का, नील रतन जी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल।